नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वर्चुअल लेक्चर हॉल में एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो इतिहास के सबसे हैरानतंगेज उलटफेर में से एक है। सोचिए जरा, इतिहास के सबसे खौफनाक और शक्तिशाली विजेताओं में से एक आखिर शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा एम्बेसडर कैसे बन गया। सम्राट अशोक की ये यात्रा सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी वैचारिक क्रांति है जिसने पूरे एशिया की दिशा ही बदल दी। आज का हमारा सिलेबस काफी क्लियर है। हम कलिंगा युद्ध के आफ्टरमैथ से शुरू करेंगे, फिर अहिंसा के मार्ग, शांति के स्मारक, महान स्तूप और अंत में बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले अध्याय से, उस टर्निंग पॉइंट से जिसने मौर्यन साम्राज्य और कलिंगा के बीच के उस रक्त रंजित संघर्ष के बाद सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है करीब 261 ईसा पूर्व की। देखिए, कलिंगा युद्ध कोई आम झड़प नहीं थी। इसमें जितनी जानें गईं उसका अंदाजा लगाना भी रोंगटे खड़े कर देता है। युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक ने उस मैदान का दौरा किया ना, तो वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। यही वो लम्हा था जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने जो अथाह दर्द और शोक महसूस किया, उसने एक विजेता के अहंकार को पूरी तरह तोड़ दिया। ये एक प्रोफाउंड चेंज ऑफ हार्ट था। मतलब कलिंगा में जो भयंकर विनाश हुआ, उसने एक अल्टीमेट कैटलिस्ट का काम किया। उस पीड़ा ने इस शक्तिशाली सम्राट को एक बिल्कुल ही नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। यही वो भावनात्मक पॉइंट था जहां से अशोक ने सैन्य हिंसा और युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प लिया। युद्ध के उस भयावह मैदान से निकलकर आइए अब उनके दार्शनिक बदलाव पर बात करते हैं। कैसे उन्होंने एक बिल्कुल नई फिलॉसफी को गले लगाया। यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से दीक्षा लेने के बाद अहिंसा, करुणा और सत्य को अपने शासन का कोर फाउंडेशन ही बना लिया। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था, पूरा सिस्टम बदल गया था। जो सेना कल तक दुश्मनों को कुचलने के लिए जानी जाती थी, अब उसके राजा ने दया और सच्चाई को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस नई सोच को फिजिकल फॉर्म कैसे मिला। चलिए देखते हैं वास्तुकला के उन साक्ष्यों को जो उन्होंने अपने संदेश के प्रसार के लिए बनवाए। सबसे पहले उनके सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट की बात करते हैं, सांची स्तूपा। मध्य प्रदेश में 3rd सेंचुरी बीसीई में बना ये स्तूपा भगवान बुद्ध की अस्थियों को प्रिजर्व करने के लिए बनवाया गया था। ये अपने ब्यूटिफुली कार्व्ड तोरण द्वार और बेल बूटों की बारीक नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये शानदार आर्किटेक्चर इस बात का सबूत है कि कैसे पत्थरों का उपयोग अब युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सुंदरता और शांति फैलाने के लिए हो रहा था। सांची तो बस शुरुआत थी। सम्राट अशोक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे स्मारकों का एक विशाल नेटवर्क बना दिया था। आइए इस आर्किटेक्चरल पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। अगर हम इस लिस्ट को किसी एकेडमिक पोर्टफोलियो की तरह देखें तो ये सच में हैरानकुन है। जैसे यूपी के सारनाथ में धमेक स्तूपा, ये ठीक वहां बनाया गया जहां बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था। मध्य प्रदेश का भरहट स्तूपा अपनी स्टोन रेलिंग्स के लिए मशहूर है, जिन पर बुद्धा के जीवन की कहानियां उकेरी गई हैं। नेपाल का भटगांव स्तूपा और पाकिस्तान में स्थित तैक्सिला, जो उस वक्त एजुकेशन और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का सबसे बड़ा हब बन गया था। ये सब कितने सोचे समझे तरीके से प्लान किया गया था। और अब इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इन स्तूपास की लोकेशन। नेपाल के लुम्बिनी में कंथक स्तूपा वहां है जहां बुद्धा का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र का सोपारा देखिए, जो एक एंशिएंट ट्रेडिंग पोर्ट था, मतलब हर आते जाते व्यापारी को वहां से शांति का संदेश मिलता था। साउथ में आंध्र प्रदेश का अमरावती स्तूपा और कर्नाटका में श्रीगिरी, जो भिक्षुओं के ध्यान और उपदेश का एक मेजर हब बन गया था। उनका ये मास्टर प्लान कितना स्ट्रेटेजिक था, है ना। तो अगर हम प्री वॉर और पोस्ट वॉर अशोक के तरीकों की तुलना करें तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। युद्ध से पहले वो खून खराबे और सैन्य ताकत के जरिए बॉर्डर्स एक्सपैंड कर रहे थे, लेकिन युद्ध के बाद वो मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल एजुकेशन के जरिए अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। उन्होंने तलवार और ढाल की जगह पत्थर और गारे का चुनाव किया ताकि उनकी लेगेसी सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रहे। और अब हम आते हैं अपने आखिरी अध्याय पर, कैसे सम्राट ने इस शांति को वैश्विक पैमाने पर संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनलाइज किया। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस इन 4 कदमों में साफ दिखता है।
पहला, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को अपने देश से बाहर दूर दराज के देशों में भेजा। दूसरा, उन्होंने खुद आम जनता के बीच जाकर धम्मा यात्राएं शुरू की। तीसरा और मेरा पर्सनल फेवरेट, उन्होंने जगह जगह पत्थरों और स्तंभों पर अपने निर्देश खुदवाएं ताकि कॉमन लोग उन्हें आसानी से पढ़ सकें। और चौथा, पटालीपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित करना ताकि धार्मिक ग्रंथों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कंपाइल किया जा सके। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। तो इन सब का रिजल्ट क्या निकला? उनके इस शांति अभियान का जियोग्राफिकल रीच लिटरली माइंड ब्लोइंग था। उनकी शिक्षाएं श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया तक पूरी सफलता से पहुंची। पूरे एम्पायर का फोकस युद्ध से हटकर पब्लिक वेलफेयर पर आ गया। अनएक्सेसिबल इंस्क्रिप्शंस की वजह से आम लोगों ने बुद्धिज्म के असली अर्थ को समझा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो आर्किटेक्चरल लेगेसी छोड़ी ना, वो आज हजारों साल बाद भी बुद्धिस्ट फेथ का सेंटर पॉइंट है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रही हूँ। सोचिए जरा, कैसे एक अकेले नेता का हिंसा से करुणा की तरफ शिफ्ट होना पूरे के पूरे एक महाद्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देता है। सम्राट अशोक की ये कहानी सच में एशियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट रही है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस सफर ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर